क्या सबूत चाहिए था? उस दिन हमारी माँ बहनों को मारा गया था, हमें काटा गया था, हमें टारगेट बनाया गया था, हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया था, हमारी बहनों के साथ में रेप किया गया था। हम प्रताड़ित थे, दुनिया देखी थी, तमाम दुनिया वाले देख रहे थे कि हमारे ऊपर में अत्याचार किया जा रहा था। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए था? उस टाइम के सीएम से ये सवाल पूछनी चाहिए थी। उस टाइम के सीएम को, जो आज का प्रधानमंत्री है, उनको क्लीन चिट दिया जाता है, किस बिना पे दिया जाता है? वो वहाँ के सीएम थे, खुद शाह जी जो उस टाइम के जनरल थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमें 24 घंटे तक गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई कि हम ग्राउंड जीरो पे जा सके। तो यहाँ पे सीधा सीधा उस टाइम के होम मिनिस्टर और उस टाइम के सीएम जो आज के पीएम है, वो जिम्मेदार है। उनको गुनहगार ठहराना चाहिए था, मगर उनको गुनहगार नहीं ठहरा के जो लोग उस टाइम गरीबों की मदद कर रहे थे, जो लोग घर और रहने का इंतजाम कर रहे थे, उनको आज उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसला देता है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हम लोग जो है इस केस को खत्म कर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या सबूत चाहिए था? उस दिन हमारी माँ बहनों को मारा गया था, हमें काटा गया था, हमें टारगेट बनाया गया था, हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया था, हमारी बहनों के साथ में रेप किया गया था। हम प्रताड़ित थे, दुनिया देखी थी, तमाम दुनिया वाले देख रहे थे कि हमारे ऊपर में अत्याचार किया जा रहा था। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए था? उस टाइम के सीएम से ये सवाल पूछनी चाहिए थी। उस टाइम के सीएम को, जो आज का प्रधानमंत्री है, उनको क्लीन चिट दिया जाता है, किस बिना पे दिया जाता है? वो वहाँ के सीएम थे, खुद शाह जी जो उस टाइम के जनरल थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमें 24 घंटे तक गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई कि हम ग्राउंड जीरो पे जा सके। तो यहाँ पे सीधा सीधा उस टाइम के होम मिनिस्टर और उस टाइम के सीएम जो आज के पीएम है, वो जिम्मेदार है। उनको गुनहगार ठहराना चाहिए था, मगर उनको गुनहगार नहीं ठहरा के जो लोग उस टाइम गरीबों की मदद कर रहे थे, जो लोग घर और रहने का इंतजाम कर रहे थे, उनको आज उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। उनके ऊपर में FIR दर्ज किया जा रहा है। उनके उन लोगों के तीस्ता को जो सजा मिल रही है, तीस्ता को जो ये मिल रही सजा मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बचाने के चक्कर में सजा मिल रही है। उन्होंने हिंदुओं को जाकर के घर घर से उठा के लाया, उनके खाने का मतलब उनके जो खाने का व्यवस्था किया, उनके हर चीज़ का व्यवस्था किया। मुसलमानों का भी जो है उसने हर काम किया, मगर सबसे ज़्यादा हिंदुओं का किया। और हिंदुओं को इस तरीके से रखने की सज़ा उनको ये मिल रही है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला लेती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों का बहुत भरोसा है, मगर जिस तरीके से ये बोलती है कि कोई सबूत नहीं वहाँ मिला और सबूत नहीं मिलने की वजह से इस केस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट पे इंसान किस तरीके से भरोसा करे? दुनिया ने देखा है, दुनिया ने उन चीज़ों को देखा है कि जब उस टाइम के DIG और पुलिसकर्मी किस तरीके से मुसलमानों के घर में घुस के मार रहे थे। क्या उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित नहीं कर सकते हैं? क्या उस टाइम के फोटोज जो थे वो कहाँ मर गए? सुप्रीम कोर्ट को क्या वो नजर नहीं आई? उस टाइम के जो वीडियोस थे, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट आज खुद बोलती है कि इस वीडियो के बिना पे उमर खालिद को जेल में डाला जाता है, इस वीडियो के बिना पे इन तमाम CAA के प्रोटेस्टर को जेल में डाला जाता है। तो क्या 2002 में जो वीडियो बनी थी, 2002 में जो उस टाइम का फोटो लिया गया था, उसके बिना पे उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? उनको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए था? मगर आप एक बेगुनाह को, जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनका गुनाह ये था कि वो लोग जो लोग पीड़ित थे, उनको उठा के ला करके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम कर रहे थे, उनको आप सजा दे रहे हैं। वो कौन लेडी है? वो वही लेडी है जिनके फादर ने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया। जब जलियांवाला बाग में जब लोगों को मारा जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, इसी खानदान के लोग थे जो इनका केस लड़े थे। और उस टाइम के दमनकारी सरकार में जो लोग थे, उनको सरकार से गिराने का काम किया था। आप उनको टारगेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट देना है, और उस टाइम जो लोग भी गुजरा कांड में थे, उनको क्लीन चिट, उनको साफ कर देना है, इसलिए आप इस औरत को फंसा रहे हैं। हम लोगों का धरना इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। हम गुनहगार थे, हमें ही मारा गया, हमें ही गुनहगार बनाया गया, हमसे ही सवाल किया जा रहा है, हमें ही जेल में डाला जा रहा है। आज हम सवाल करेंगे, आज ही हमें जेल में डाल दिया जाएगा। ये कैसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रही है? 2002 में हमें प्रताड़ित किया गया, भागलपुर में हमें प्रताड़ित किया, दिल्ली की सरजमीन पे हमें प्रताड़ित किया गया, यूपी की सरजमीन पे
हमें प्रताड़ित किया गया, मगर सबसे ज़्यादा आज हमारे ही बहन और हमारे भाई आज जेल में है। ये कैसा संविधान इस हिंदुस्तान का है? और इस देश में कौन से संविधान को माना जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो उसको ही जेल में डाल दिया जाए? ये हम देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये इस देश को समझना पड़ेगा और इस देश के युवा को समझना पड़ेगा। मैं उन युवाओं से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हिंदू मुसलमान के चोले में मत पड़िए। जहाँ मुसलमानों का नुकसान होता है वहाँ आपका भी नुकसान होता है। जहाँ मुसलमान बेरोजगार होते हैं वहाँ आप भी बेरोजगार होते हैं। आपको भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ इस सरकार की वजह से आप एक मुसलमान को मार रहे हैं, एक मुसलमान के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। ये आप एक मुसलमान को नहीं बल्कि इस देश की रूह को मार रहे हैं। इस देश को आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आपको समझना पड़ेगा। आप खुद देख लीजिए, जर्मनी के अंदर जो जाकर के बोल रहे हैं आप डेमोक्रेसी इस हिंदुस्तान, आप डेमोक्रेसी इस हिंदुस्तान में देख लीजिए कि किस तरीके का इस हिंदुस्तान में जो है ये है डेमोक्रेसी है। एक औरत आकर के उनकी प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता टीवी में ये बोल देती है, हमारे प्रोफेट के बारे में उल्टा सीधा बोल देती है, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। मगर जो दूसरे लोग थे जो उनके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये है, अरे यही तो डेमोक्रेसी है, अरे यही तो डेमोक्रेसी है कि हमको ही मारा जाए, हमें ही उल्टा सीधा बोला जाए, फिर आप उठा के हमें ही जेल में डालिए। यही तो डेमोक्रेसी है। हम मुसलमान हैं इसलिए आप हमें उठा के जेल में डाल रहे हैं। हम मुसलमान हैं इसलिए आप हमारे नबी को, आप हमारे प्रोफेट को गाली दे रहे हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। इसी डेमोक्रेसी को तो 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार बचा रही है और बना रही है। बिल्कुल भेदभाव। मैं उस टाइम से क्या बोल रहा हूँ कि मैं ही हूँ गुनहगार, मुझे ही मारा जा रहा है, मुझे ही सजाएं दी जा रही है, मुझे ही जेल में डाला जा रहा है। फिर आप बोलते हैं कि ये देश तो बहुत लोकतंत्र देश है, इस देश में लोकतंत्र की बू आती है, इस देश से लोकतंत्र की खुशबू आती है। नरेंद्र मोदी जी को आज जो बाहर देश में जाकर के बोल रहे हैं जर्मनी में, उनको ये बात सोच लेनी चाहिए। उनको कानपुर की घटना हमारी बहन आफरीन के घर को भी याद रख लेना चाहिए। उनको जावेद साहब के घर को जो तोड़ा गया, उनकी वाइफ के घर को, उनको भी याद रख लेना चाहिए। सीए प्रोटेस्ट में जो हमारे भाइयों को जेल में डाला गया, उनको भी याद रख लेना चाहिए। अपराधियों के घर बुलडोजर चल रहा है। कौन अपराधी? अरे अपराधी कौन तय करेगा? सरकार तय करेगा कि अपराधी कौन है। अगर सरकार तय करने लगी कि अपराधी कौन है तो सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या वहीं पे हो गई। इसलिए कि लोकतंत्र में कोर्ट नाम की कोई चीज़ बनाई गई है, माननीय न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, वहाँ से फैसला आता है, वो फैसला करता है। मगर आज टीवी चैनल वाले फैसला कर रहे हैं कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है। इससे लोगों को समझनी चाहिए। आपके सरोकार की खबरें दिखाई जा रही हैं टीवी में। हमारी क्या सरोकार, हमारी क्या? अरे भाई, ये मुझे किसने कर दिया सारे दोस्तों से बेगाना। अब ये दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। लोग आज हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, मगर वही लोग हमें मारते हैं, वही लोग हमारे पेट में छुरा भोंकते हैं। वही पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। अरे भाई, कैसा राष्ट्रवाद? कौन सा राष्ट्रवाद? वो राष्ट्र कभी भी हिंदुस्तान नहीं था जिसके लिए आज अमित देवगन कल चिल्ला के बोल रहा था कि आजमगढ़ में बीजेपी जीत गई। आजमगढ़, भाई साहब, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था। मगर जिस तरीके से मीडिया वाले, रामपुर में राम भक्तों की जीत हुई है, रामपुर में राम भक्तों की जीत हुई है, चाहे सीतापुर में सीता की वो जीत हुई, हमें उससे मतलब नहीं है। ये डेमोक्रेसी तो हम लोग मान रहे हैं, हम लोग तो सपोर्ट करते हैं कि भाई वहाँ की जनता जनार्दन है, उसने बीजेपी को वोट दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है। हमें क्लीन चिट दिया, उसके बाद क्यों नहीं विरोध करें? अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सीए प्रोटेस्टर को ये बोल के सजा दी कि उस वीडियो में दिखाई दिया, उस फोटो में दिखाई दिया, क्या आप लोग नहीं समझ रहे? गुजरात दंगे में सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, जिस तरीके से एक उस टाइम के जनरल ने एक ये लिखा, किताब लिखा है, किताब का नाम है द सरकारी मुसलमान। उसने साफ तरीके से उस किताब में लिखा कि मैं 28 तारीख के दिन 10 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था, मगर ग्राउंड जीरो पे मुझे 2 बजे दिन में पहुँचाया गया। ठीक है, 10 बजे सुबह में मुझे
जब मुझे वहाँ पहुँचाया गया। मैं नरेंद्र मोदी जी जो आज के पीएम हैं उससे मिलने गया, मैं उस टाइम के होम मिनिस्टर से मिलने गया, मगर हमें गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई जिससे हम ग्राउंड जीरो पे पहुँचेंगे। उसके बाद शाह जी लिखते हैं, उस टाइम के जनरल थे, वो लिखते हैं कि जब मैं ग्राउंड जीरो पे गया तो मैं ये देखता हूँ कि पुलिस वाले और होम गार्ड जो थे वो लोग मुसलमानों के घर के तरफ में गन करके मुसलमानों को ही मार रहे थे। तो क्या आप हमें बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने फोटोज़ नहीं देखा है कि हमारे माओं के पेट को फाड़ के बच्चों को निकाला गया, हमारी बहनों के साथ में रेप किया गया, हमारी बहनों को दौड़ा के मारा गया, हमारे भाइयों को घेर के मारा गया। आप एक सांसद के केस को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं भाई ये एक्सेप्टेड। ये कैसा देश है, कहाँ जा रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में ये बोला था कि सीबीआई तोता बन गया है, इसी तरीके से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, मुसलमानों ने शुरू से बाबरी मस्जिद में भी यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे उसे हम मानने के लिए तैयार है। मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सोचनी चाहिए थी कि जिस तरीके से हम लोग सीए प्रोटेस्ट में फ़ोटो देख करके लोगों को सज़ा दे रहे हैं, मगर गुजरात दंगे में जिनकी माओं को मारा गया, जिनके घरों को तोड़ा गया, जो लोग उनकी मदद किए, आज उनको ही आप उन लोगों से उठा के जेल में डलवा रहे हैं। जो लोग मोदी जी के भाई पुलिस वाले साफ नजर आ रहे हैं जिन लोगों ने मारा है, आपने देखा होगा। और मोदी जी क्यों ना गुनहगार हो भाई जी। आप देख लीजिए कि अगर आज जो है वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा भी लॉ एंड ऑर्डर में कुछ होता है तो तुरंत बीजेपी वाले इस्तीफा मांगने लगते हैं, है कि नहीं? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले विधायकों के साथ में कुछ गड़बड़ी हुई थी, तुरंत इस्तीफा मांगने लगे थे और ये कहते कि ममता बनर्जी गुनहगार है। तो इसी तरीके से गुजरात का जो सीएम है, क्या वो गुनहगार नहीं होगा? जिस तरीके से गुनहगार में माइनॉरिटी को टारगेट करके मुसलमानों को मारा गया था, क्या वो क्या नरेंद्र मोदी जी उस टाइम के गुनहगार नहीं थे?